दुनिया के टॉप 10 डेंजरस केव में से एक जिसमें जाने का खतरा ये तीन दोस्त उठाते हैं। एडवेंचर्स करते टाइम ये एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसे देखकर सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। नीचे जो तीन दोस्त गए वापस इनमें से कोई आया या नहीं ये तो आगे वीडियो में पता चलेगा। Sinkhole is a well-known but very dangerous cave diving location in Hernando County. Now to those deadly caves, a pair of divers' bodies found Monday. Close a well-known cave diving site. 15 अक्टूबर 2016 जब ईगल नेस्ट केएफसी खोल जो कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर आता है और जो जगह फ्लोरिडा में स्थित है, वहां पर ही दो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स फ्रेडरिक बीकॉक एंड क्रिश्चियन रेडवायर जो अपने ही दोस्त के साथ जस्टिन रूडरीज के साथ इस केव में जाते हैं और ऊपर सरफेस से इस केव की दूरी लगभग इतनी थी कि पहले उन्हें पानी पर लगभग 50 फुट तक तैर कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि इस केव की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक थी और नीचे एंड पॉइंट पर इसका आता था लगभग 350 फीट तक। केव के बंद न होने पर एंट्रेंस पर बहुत बड़ा वुड का एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर सारी वार्निंग्स लिखी होती है। इसको डेंजरस साबित किया गया। स्पेशल वार्निंग्स लिखी होती है कि इसके आगे ना जाना। आपको बता दें कि पहले इस केव में एक बच्चा और उसका बाप दोनों डूब चुके हैं। आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी इस स्टोरी पर तीनों ड्राइवर्स में से 2 एक्सपर्ट ड्राइवर्स थे और उन दोनों को बिल्कुल पता था कि इस केव के अंदर जाना अपनी मौत को चैलेंज देना के बराबर था, लेकिन उनको पहले ही एलएम बिल्कुल नहीं था कि उनको ये एडवेंचर ट्रेजेडी में तब्दील हो जाएगा। ड्राइव करने से पहले क्रिस एंड पी को सारी जगह का मुआयना करते हैं और सेफ्टी पर ध्यान देते हुए एक एक चीज को केयरफुली चेक करते हैं। और वहां पर इस केव पर बैकअप सिलेंडर जिन्हें बेल आउट बोटल्स भी कहा जाता है, वो 3 सिलेंडर्स जगह जगह पर रख देते हैं जो 3 पॉइंट्स पर रखे जाते हैं, 20 फुट, 70 फुट एंड 120 फीट। और इन सिलेंडर्स में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार हीलियम जो इमरजेंसी में ड्राइवर्स द्वारा यूज किया जा सकता है। ईगल नेस्ट के दूसरी केव पर यह स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें 3 एंड पॉइंट्स हैं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं जहां पर उनके रुक के रेस्ट कर सकते हैं। और उनका पहला टास्क था अपर स्ट्रीम टनल में घुसना और उनका पहला पॉइंट होता है क्रेजिस केव, जिसके बाद वो रैंडीज रूम तक पहुंचते हैं और जिसके बाद वो पहुंचते हैं ईगल नेस्ट के सबसे बड़े रूम, सुपर रूम में, जिसका साइज किसी एयरक्राफ्ट के एक हैंगर जितना था। इसके बाद वो तुरंत क्रिस और पीकॉक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं जिसमें वो ट्राई करते हैं डाउन स्ट्रीम टनल में जाने का, जो कि बिल्कुल यहाँ से अपोजिट जगह पर था। उसके बाद ब्लेकलिन जहाँ उसको बहुत ही कम एक्सपीरियंस था, वो फैसला लेता है कि वो सरफेस के पास ही रहेगा। अपनी ग्रुप मीटिंग के दौरान ये एक पॉइंट जरूर रखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों अगर कोई भी अंदर घटना होती है तो इसके तुरंत पूरे 3 बजे मेन एंट्रेंस पर हम सब मिलेंगे। ये तीनों एंट्रेंस में लगे हुए थे अंडर वाटर स्कूटर्स, बैकअप स्कूटर्स एंड रीब्रीथर, जो कि एक एडवांस चीज है ड्राइविंग करने के लिए। और डाउन स्ट्रीम में जाने से पहले ये टाइम और अपनी डेप्थ टाइमिंग कंप्यूटर में चेक करते हैं जो कि उनके हाथ पर लगा होता है। इस टाइम 2 बजे हुए थे, लगभग 1 घंटा था उनके पास मेन एंट्रेंस पर टाइम पर पहुंचने का। उनका मैप बिल्कुल क्लियर था जिसमें वो पहले पिट और बाद में जिम्स रूम और बाद में हाफ मून रूम और जिसे क्रॉस करते हो अपने लास्ट पॉइंट पर रूम ऑफ ड्रीम्स में पहुंचेंगे। पर उससे भी पहले उनके सामने एक चुनौती थी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक नीचे जाता हुआ एक छोटा सा टनल जो इस केव में एक नेरो पॉइंट था और 260 फीट तक ये था और जिससे बहुत सारे पैदल थे और विजिबिलिटी ना के बराबर वहां पर थी। पानी के अंदर जाने तक वहां पर 43 मिनट्स के बाद ये दोनों इस पॉइंट पर पहुंचते हैं और इस टाइम धरती पर 80 मीटर के नीचे ये दोनों पहुंच चुके थे। और इस पॉइंट के अंदर जाते ही एकदम से ये बाहर आने लगते हैं। एंट्रेंस पर आखिर ये दोनों 6 मिनट तक लगाते हैं अपनी अगली प्लानिंग बनाने के लिए और फिर से सेम पॉइंट्स पर ही ये अंदर घुस जाते हैं। और फिर वही होता है जिसका सबसे बड़ा डर था। पीको क्रिस सबसे आगे था, वो तो निकल जाता है लेकिन क्रिस वहीं पर फंस जाता है और फिर कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण वो पीको अपनी सारी चीजें इक्विपमेंट उतार देता है और दूसरी साइड क्रिस की हेडलाइट थी वो गुम हो जाती है। पीकॉक के सारा सामान उतारने का मेन कारण था डुलेंट बोतल, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर से बाहर निकलती थी पर वो खराब हो जाती है, जिसके कारण पीकॉक ट्राई करता है अपने बेल आउट बोटल्स तक पहुंचने का। दूसरी साइड ब्लेकली पूरी 3 बजे मीटिंग
पॉइंट तक स्विम करते हुए पहुंच जाता है और वहां पर क्रिस और पीकॉक नहीं दिखाई देते हैं। तो कुछ मिनट वेट करने के बाद वो फिर ऊपर सरफेस पर जाता है, जिसके बाद वो फिर ड्राइव करते हुए नीचे आता है, मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है। ये चीज़ वो बार बार करता है पूरे 3 घंटे तक, लगभग 6 बजे तक। जब कोई भी साइन उसे पीकॉक और क्रिस का नहीं मिलता है तो फिर ये जल्द से पुलिस को कॉल कर देता है, जहां हर्नांडो नाम का एक पुलिस ऑफिसर कॉल उठाता है। और जब उसे पता चलता है कि 2 ड्राइवर्स इस केव में गए हैं, वापस नहीं आए हैं, तो फिर वो फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ पहले कई बार हो चुकी है, जिसके दौरान लगभग 10 मौतें हो चुकी हैं। अथॉरिटीज कई घंटों तक बहुत कीचड़ और रास्तों से निकलते हुए 4x4 ही गाड़ियां जा सकती है उस रास्ते से वहां पर पहुंचते हैं। और ऊपर से दिन भी ढले जा रहा था, और जिसके कारण सूर्य की रोशनी बिल्कुल कम हो रही थी। और मेन एंट्रेंस पर ब्रेकली अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि अपने दोस्तों की चिंता में बहुत ही ज्यादा गायब था। फिर रात को 11 बजे 2 एक्सपर्ट ड्राइवर्स जो वर्ल्ड रैकेट होल्डर्स भी रह चुके हैं, वो रॉबर्टसन और उसका साथी घूमते हैं। मेन एंट्रेंस से घुसते ही उनको दिखाई देते हैं 2-3 बोतल, जिनको अभी तक किसी ने टच नहीं किया था, जिनका मतलब ये था कि यहाँ तक अभी ये दोनों दोस्त वापस नहीं पहुंच पाए हैं। अब तक बहुत टाइम बीत चुका था, 3:30 AM पर। इस टाइम तक अब स्ट्रीम टर्नल के साथ साथ लॉकवुड टर्नल की एरिया भी छान मारा था, लेकिन अभी तक क्रिस और पीकॉक नहीं मिले थे। इसके 15 मिनट बाद दूसरी टीम पानी में जाती है, जिसके साथ एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी था और दूसरा फायर फाइटर था। और उनका टास्क था डाउन स्ट्रीम टर्नल तक पहुंचना, जिसके वहां पर दूसरी टीम सर्च नहीं कर पाई थी। और फिर वही होता है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। पिट की ओपनिंग पर ही उनको पीकॉक और क्रिस की बॉडी, जो कि ऊपर पानी में तैर रही थी, फ्लोरिडा के लॉ के मुताबिक इनको इन सीन के क्राइम सीन जैसे ही ट्रीट करना था। सारा डाटा रिकॉर्ड करने के बाद सबसे बड़ा टास्क था इन दोनों की बॉडीज को ऊपर सरफेस पर लेकर आना। लेकिन उससे भी बड़ी चीज दुनिया के सामने इन दोनों बॉडीज के मौत की कारण को रखना। इन दोनों बॉडीज को ऊपर ले जाकर लैब में भेजा जाता है और वहां पर पता लगाया जाता है इन दोनों की मौत कैसे हुई। और अभी तक अथॉरिटीज के पास अभी तक कोई जवाब नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की मौत एक मिस्टीरियस राज है। पर फिर जो चीज अथॉरिटीज द्वारा बताई जाती है, उसके बाद और ज्यादा क्वेश्चंस किए जाने लगते हैं। दूसरी साइड रेस्क्यू टीम फिर वही एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है मौत का कारण पता लगाने के लिए। और फिर उनका सबसे बड़ा टास्क था मिसिंग एयरपोर्ट ढूंढना, जिससे ये चीज क्लियर हो सकती है कि वहां पर अंदर हुआ क्या था। रेस्क्यू टीम द्वारा बहुत सारे घंटे लगाने के बाद वहां पर बहुत सारी चीजें ढूंढ ली जाती है, नीचे सारे गियर को इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कोई भी क्लू उनसे नहीं मिलता है क्यों दोनों ड्राइवर्स की मौत हुई थी, क्योंकि दोनों मौत के दौरान ये चीजें सभी वर्किंग कंडीशन में थी। एनए सोसाइटीज के रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस और पीकॉक वो सारी चीजें पहनी हुई थी जो इस केव के अंदर जाने तक ड्राइव करने के लिए प्रॉपरली सही थी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और प्रॉपर ड्राइविंग के एक्सपर्ट के पास, और वहां पर ड्राइविंग एक्सपर्ट के पास कई सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और दोनों ड्राइवर्स की लोकेशन पता करते हैं। और फिर वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता है। फिर फोरेंसिक टीम भी यहाँ तक फेल थी कि इन दोनों की मौत का मेन कारण क्या है। अमेरिका का सारा मीडिया इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात कर रहा था, इसका मेन कारण अभी तक कोई अथॉरिटीज नहीं पता लगा पाई थी। इन दोनों की मौत का मेन कारण अभी तक राज बनकर रह चुका है। आप दोनों कमेंट में बताएं इन दोनों के डेथ के बारे में क्या राज हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि 37 साल पहले ये प्लेन टेक ऑफ होता है और 37 साल बाद ये गायब रहता है और उसके बाद ये प्लेन उड़कर आता है। तो चेक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।